क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर युवक को चलती गाड़ी पर स्टंट करना भारी पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक का 5,000 का चालान काटा। वीडियो में युवक को गाड़ी की छत पर बैठे हुए और मस्ती करते देखा जा सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ऐसा स्टंट करते हुए कई हादसे हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक युवक ने इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए यह स्टंट किया था। इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए तो कार की छत पर बैठा ये युवक स्टंट करता और तमाशा करता नजर आ रहा है। अपनी जान को खतरे में डालकर अब 5,000 रुपए का जुर्माना चुकाया गया है। यहां आपको बता दें कि बताया यह जा रहा है कि इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली और इस तरह के वीडियोस बनाने के चक्कर में इससे पहले भी इस हाईवे पर कई हादसे हो चुके हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यहां काफी तेज रफ्तार पर गाड़ियां चलती हैं और पलक झपकते एक छोटी सी गलती आपकी जान ले भी सकती है। लेकिन इन सबसे बेपरवाह ये शख्स इस तरह की हरकत करता नजर आ रहा है। मुकेश, कुछ पता चल पाया ये जनाब कौन थे? देखिए, ये शख्स गाजियाबाद का ही रहने वाला है और इसका नाम जो है सुनील कुमार है। ये अपनी स्विफ्ट कार से गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जा रहा था और कार के ऊपर चढ़कर ये स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने गाड़ी का जो नंबर था वो ट्रैक किया। नंबर ट्रैक करने के बाद इसका एड्रेस मिला, ये गाजियाबाद का ही रहने वाला है। उसके बाद इसका 5,000 रुपए का चालान भेजा गया है और पुलिस ने यह भी कहा है कि आगे इस तरह की हरकत करेगा तो इसके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। तो फिलहाल 5,000 रुपए का चालान भेजा गया है। आरोपी ने पुलिस से कहा कि उसने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर डालने के लिए बनाया था और इसी वजह से पूरा वीडियो बनाया गया। तो पुलिस ने उसको हिदायत दी है कि आगे से वो ऐसा ना करे और 5,000 रुपए का ट्रैफिक का चालान किया है और जो गाड़ी थी उसको भी जब्त करने का जो प्रोसेस है वो किया है। जी मुकेश, अगर देखें तो एक राहत की बात यह नजर आ रही है कि इस वीडियो को बनाते वक्त उसकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है। शायद थोड़ी सी राहत पुलिस ने इस तरफ भी ध्यान देकर दिया हो उसे। देखिए शारिक, बिल्कुल रफ्तार तो कम थी लेकिन इस तरह के जो स्टंट करना है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। आप अपनी गाड़ी के ऊपर इस तरह से गाड़ी चलती गाड़ी में आप बैठना खतरनाक है। अगर कहीं गिर जाए या किसी और गाड़ी आपकी गाड़ी की चपेट में आ जाए तो उससे बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने 5,000 रुपए का चालान काटा है और ये कहा है कि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे और उसको कड़ी हिदायत दी गई है। तो 5,000 रुपए का चालान काटने के बाद जो ये शख्स है उसको छोड़ दिया गया है। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो उम्मीद है कि इस जुर्माने के बाद इस युवक को थोड़ी समझ आई होगी और आगे इस तरह के स्टंट करता हुआ वो शायद नजर ना आए। और अब बात करते हैं ऐसे हथियारों के जखीरे की जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। मुंबई आगरा हाईवे पर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से करीब 90 हथियार बरामद किए जिसमें 89 तलवार और एक खंजर शामिल है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह हथियार चित्तौड़गढ़ से महाराष्ट्र के जालना जिले ले जाया जा रहा था। स्थानीय पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पकड़े गए 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उनकी पहचान जालना जिले के चंदन जीरा इलाके के मोहम्मद शरीफ, शेख इलियास, सैयद नईम और कपिल विष्णु दभाड़े के रूप में की गई है। तो इस पर लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां से ये शस्त्र निकले, महाराष्ट्र के जालना में जा रहे थे। अब जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है? किसे वहां पर दंगे करने हैं? और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? क्या ठाकरे सरकार इसके मूल तक जाकर इसकी जांच करेगी कि जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है उसी प्रांतों से ये शस्त्र महाराष्ट्र में कैसे आ रहे हैं? कांग्रेस नेताओं समेत महाराष्ट्र सरकार को भी इस बात का जवाब देना होगा। स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी ली गई तो 90 वेपन्स उसमें मिले हैं, 89 सोर्ड्स और एक ड्रैगर, ऐसे 90 वेपन्स वो गाड़ी से बरामद हुए हैं। उसमें एक ड्राइवर प्लस 3 लोग थे। प्राइमरी इंक्वायरी में वो लोग सब जालना के हैं ऐसा पता चला है।
और उन्होंने वो वेपन चित्तौड़गढ़ से जालना के लिए ले जा रहे थे। हमने अभी जालना पुलिस को भी खबर कर दी है। इतने बड़े पैमाने में वेपन्स किस काम के लिए लेके जा रहे थे, इसका इंक्वायरी अभी चल रहा है। प्रकृति की गंभीरता नज़र में रखते हुए हमने उसका इन्वेस्टिगेशन लोकल क्राइम ब्रांच को दे दिया है। पुलिस अभी तक इस पूरे मामले पर चुप है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में तलवारें क्यों लाई जा रही थी और किससे देने जा रही थी। सिर्फ इतनी जानकारी अभी तक पता चली है कि चित्तौड़ से, राजस्थान के चित्तौड़ से स्कॉर्पियो में भरकर ये तलवारें लाई गई थी और महाराष्ट्र के जालना जिले में कहीं देनी जानी थी। और विशेष करके इस वर्तमान में मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरह का माहौल है, खास करके हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर के विवाद को लेकर एक तनाव सी स्थिति बनी हुई है। ऐसे माहौल में इतनी बड़ी संख्या में तलवारों का दिखना, पकड़ा जाना वाकई में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कल जो है धुले जिले में जब मुंबई आगरा महामार्ग में जब पुलिस की गश्त लग रही थी, उसी दौरान उन्हें संदिग्ध तौर पर जब ये जीप दिखी स्कॉर्पियो कार, उन्होंने उसको पूछा, रोकने की कोशिश की, तब वो रुके नहीं, सीधे गति बढ़ा दी कार ने। तब पुलिस ने पीछा करके उस गाड़ी को रुकवाया और जांच की तो इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है। बहरहाल ये मामला जिस तरह से संवेदनशील है और जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, एक राजनीति भी इसके पीछे बयान भी आना शुरू हो गया है। खास करके मुंबई बीजेपी के आशीष सिला ने बयान दिया है कि तलवारें लहराने पर अगर बीजेपी के मोहित कंबोज पे मामला दर्ज हो सकता है, एमएनएस के राज ठाकरे पे मामला दर्ज हो सकता है, तो क्यों नहीं इस इतने बड़े हथियार जब पकड़े गए और पुलिस क्या कर रही थी, तो क्यों नहीं जो राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो। इस तरह का सवाल उठना शुरू हो गया, यानी कि अब इस पे राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बीरभूम जिले में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवकों के पास से 57 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों लोग बिहार से कारतूस का जखीरा लेकर पूर्वी बर्धमान के केतुग्राम जा रहे थे। इन दोनों के बारे में सूचना मिलने के बाद पहले से ही पुलिस की 4 अलग अलग टीम बनाकर उसकी घेराबंदी की गई और नानूर में इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अंतर्राज्यीय गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुलपति ने कल इफ्तार पार्टी आयोजित की, जिस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए छात्रों ने यहां हंगामा खड़ा कर दिया और छात्रों ने वाइस चांसलर का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। यह इफ्तार पार्टी महिला छात्रावास में आयोजित की गई, जिसका विरोध करने वाले छात्रों ने कुलपति पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। गुस्साए छात्रों ने कहा कि अगर कुलपति को इफ्तार पार्टी करनी है तो वो जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाएं। छात्रों ने कैंपस के सुरक्षा कर्मियों से भी खरी खोटी तरीके से बात की। ऐसा नहीं है कि पहली बार शामिल हुए, प्रधानमंत्री जी भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री जी भी शामिल होते हैं। हर एक समय में जो लोग अधिकारी होते हैं वो बच्चों के साथ आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए और टीचर्स के साथ आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए शामिल होते रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बुराई इसमें है। हम लोग हर त्योहार मनाते हैं। अजय सिंह है हमारे साथ। अजय, इस देश की यही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के धर्म में और उसके त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर इफ्तार पार्टी आयोजित किसी के द्वारा भी की गई और अगर उसमें कुलपति शामिल हुए तो इतना हंगामा क्यों बरपा है? देखिए सारिक, बता दें कि इस समय एक बेवजह की हवा बहाने की कोशिश की जा रही है देश में, और जिस तरीके से बीएचयू में ये इफ्तार पार्टी हुई, कोई नई पार्टी नहीं है। ये यहाँ पर 1998 से भी चला आ रहा है। 1998 में इस महिला महाविद्यालय में ये इफ्तार पार्टी शुरू हुई। इसमें सबसे पहले जो कुलपति प्रोफेसर गौतम है, उसके बाद प्रोफेसर राव हैं, फिर प्रोफेसर पंजाब सिंह थे, फिर कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह थे, लालजी सिंह थे। इन सभी वाइस चांसलर ने इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। इनकी खबरें भी बहुत छपती रही हैं, सारी चीजें होती रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि गिरीश चंद्र त्रिपाठी जब वाइस चांसलर थे तो उस समय नहीं हुआ था, और अभी पिछले साल जब भटनागर साहब वाइस चांसलर थे तो उस समय कोरोना की वजह से ये इफ्तार नहीं हुआ, तो नहीं शामिल हो पाए थे। तो ये कहना कि पहली बार ऐसा हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर पहले भी होता रहा है। महिला महाविद्यालय की छात्राएं और उनके टीचर इस तरीके की इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे हैं और चीजें होती रही हैं।
जब गिरीश चंद्र त्रिपाठी थे तो उन्होंने नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रख करके वो भी प्रसाद भी बंटवाया था। तो कभी किसी इस तरीके का विरोध नहीं हुआ था। लेकिन एक अलग तरीके की जो बेवजह की हवा बहाई जा रही है, उसकी हवा, उसकी सरफराहट लगता है कि बीएचयू तक भी पहुंची है और इसकी वजह से इस तरीके के बवाल और तूल दिखाई पड़ रहे हैं। सारिक, शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं यूपी के प्रयागराज की, जहां मीरापट्टी इलाके में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर करवाने के लिए दीपक शर्मा के घर 4 लोग आए थे। दोनों पक्षों के बीच अचानक से विवाद हो गया। दीपक ने घर पर आए 4 में से 2 युवकों को गोली मार दी, जिससे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आईडी नीचे करिएगा भाई साहब। नहीं भाई साहब, आईडी पीछे करिएगा। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में लास्ट लेमन बार में 25 अप्रैल की रात को मारपीट के दौरान हत्या की घटना के बाद प्रशासन ने बार का लाइसेंस रद्द कर दिया। पुलिस ने इस वारदात के 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मॉल, पब्स, बार और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने पर उस मॉल, पब्स, बार या रेस्टोरेंट पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों की भी सघन चेकिंग की जा रही। जम्मू के सिदरा इलाके में आईईडी मिलने की खबर है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आईईडी है। जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है इस आईईडी की जांच। आमतौर पर आतंकवादी करते हैं ऐसे आईईडी का इस्तेमाल। सेना पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। 16 अप्रैल को भी रजौरी गुरदान रोड पर मिला था आईईडी। अब जांच की जा रही है कि क्या यह आईईडी है, और है तो कितना खतरनाक, और इसके पीछे आखिर कौन लोग शामिल हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने सांसद नवनीत राणा पर हमला बोलते हुए एक हैरान कर देने वाला आरोप लगाया। संजय राउत ने नवनीत राणा और बिल्डर यूसुफ लकड़वाला के बीच 80 लाख के लेन देन पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया है। इस बीच सांसद नवनीत राणा के खार पुलिस थाने के बाद अब सांता क्रूज पुलिस लॉकअप में पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप पर सवाल उठता दिख रहा है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति को हनुमान चालीसा की राजनीति के चलते जेल में जाना कम था कि अब उनका अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ता जोड़ा जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ईडी जांच के एक पुराने मामले को उठाते हुए आरोप लगाया है कि नवनीत राणा ने बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए लोन लिए थे और उस लकड़ावाला का दाऊद की डी कंपनी से संबंध था। तो क्या हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद के पीछे अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है? मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। अंडरवर्ल्ड का पैसा उसके पीछे लगा है। हालांकि लकड़ावाला की जेल हिरासत में मौत हो चुकी है और नवनीत राणा ने 80 लाख रुपए लोन का खुलासा अपने चुनावी शपथ पत्र में भी किया था। इसलिए आरोप कितना टिक पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। स्वयं शिवसेना नेता डी गैंग के साथ जुड़े हुए मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे, इसका जवाब कब देंगे? ये शिवसेना की दोगली भाषा और उनकी नौटंकी सारा देश जानता है। केवल और केवल नवनीत राणा और उनके पति ने शिवसेना दल की जो बेइज्जती पूरे देश में की, उससे व्यतीत होकर के इस प्रकार के आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। इस बीच सांसद नवनीत राणा के खार पुलिस थाने के बाद अब सांता क्रूज पुलिस लॉकअप में पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप पर सवाल उठता दिख रहा है। नवनीत राणा और रवि राणा को जेल में भेजने वाले बांद्रा मजिस्ट्रेट की आदेश कॉपी सामने आई है, जिसमें मजिस्ट्रेट ने अपने रिमांड ऑर्डर के पहले पैरा में ही लिखा है कि दोनों आरोपियों को 12:30 बजे मेरे सामने पेश किया गया, तब दोनों ने पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की।
दरअसल अदालत में जब किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले उससे पूछते हैं कि क्या पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर वाकई में दोनों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया होता तो वो उसी समय पुलिस की शिकायत करते, लेकिन तब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त क्राइम रैप का है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और मोबाइल स्नैचरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद एक अभियुक्त घायल हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 मोबाइल फोन, अवैध शस्त्र और 1 मोटर बाइक बरामद की। यवतमाल में गुप्त धन के लिए नरबली की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने मामले में 2 महिला और पीड़ित लड़की के पिता समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। तेंदुए की खाल की तस्करी करने वालों को दबोचा गया। उसके पास से 3 खाल बरामद हुई। मुंबई के 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 76 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद हुए। आज क्राइम रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।